एवरीवन, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूअस, जिसके राइटर A.R. विलियम्स हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें चैप्टर को अच्छे से समझना है। थोड़ी सी कुछ हिस्टोरिकल डेट्स भी हैं, लेकिन वो डेट बिल्कुल भी टफ नहीं होंगी अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हैं तो। ये स्टोरी एक किंग की है। किंग टूट है, इजिप्शियन किंग है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और इजिप्शियन लोग मृत्यु के बाद भी लाइफ है इसमें बिलीव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वे केवल टीनेजर ही थे जब उनकी मृत्यु हो गई। टीनेजर किसे कहते हैं? जो 13 से लेकर 19 तक की एज के बच्चे होते हैं उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, जिसके लास्ट में टीन आता है, वो सभी एज के बच्चे टीनेजर होते हैं। तो ये जो किंग टूट हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है टीनेजर में ही, यानी कि 19 से पहले। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Heir की मीनिंग होती है इनहेरिटर या a person who has the legal right on property, या उत्तराधिकारी कह सकते हैं हम हिंदी में। और वारिस की पावरफुल फैमिली के जो ये उत्तराधिकारी थे, इनकी मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी है। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Laid की मीनिंग है पुट, यानी कि लिटा दिया। laden लोडेड, लदा हुआ। eventually at last, अंत में। तो इनकी मृत्यु हो गई और अंत में बाद में इनको लिटा दिया, गोल्ड से लाद कर, मतलब इनके साथ बॉडी के साथ बहुत सा उन्होंने गोल्ड रखा और उसको उन्होंने लिटा दिया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Speculated, अनुमान लगाया गया। मॉडर्न वर्ल्ड किसे कहा गया है? जो 1922 के समय में यह अनुमान लगाया गया कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनकी, क्योंकि बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह अनुमान लगाया गया कि शायद इनकी मृत्यु किसी वजह से हुई है, इसीलिए इनके टॉम यानी कि मकबरा किसे कहते हैं? ताजमहल भी एक मकबरा है, टॉम है। तो इनके टॉम का डिस्कवर किया गया। कब किया गया? 1922 में। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. लगभग 80 years के बाद टूट की बॉडी को CT स्कैन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्लूज यानी कि हिंट्स का पता लगाने के लिए, उनकी लाइफ और डेथ का पता लगाने के लिए, कुछ हिंट्स पता लगाने के लिए उनका CT स्कैन किया जा रहा है। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उनका मर्डर किया गया, तो इसलिए अब उनका CT स्कैन करके पता लगाया जा रहा है कि वास्तव में उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ था, टूट के साथ क्या हुआ। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फारो किसे कहते हैं? जो इजिप्शियन किंग होते हैं, इजिप्ट के राजा होते हैं, उन्हें फारो कहा जाता है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि वैज्ञानिक जांच करना। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, और प्रिसाइज स्पष्ट और सटीक, एक्यूरेट। तो CT स्कैन के थ्रू जो क्लियर डेटा प्रोवाइड किया गया था, किसे किया गया था? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो डेथ की हो जाती है उसकी शारीरिक जांच करती है टीम, उसको किया था। और किसका डेटा प्रोवाइड किया था? बॉयिश फारो किसे कहते हैं? जो इजिप्ट के राजा थे। बॉयिश क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बॉय के एज में उनकी डेथ हो गई थी, 19 से पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका क्लियर डेटा प्रोवाइड करने के लिए CT स्कैन किया गया, और CT स्कैन का सारा डेटा किसको दिया गया? फॉरेंसिक टीम को दिया गया। Now we come on page number 23. An angry wind stirred up ghostly
dust. Devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian tree known as the Valley of Kings. Stirred मतलब मूव स्लाइटली, हवा चली। इजिप्ट क्या है, वहाँ पे रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, तो वहाँ हवा चली। घोस्टली अननेचुरल, और ऐसी हवा लग रही थी जैसे कि वो भूत आ गया हो हवा में, मतलब घुमावदार हवा चल रही थी। रेस्टिंग प्लेस उनकी ग्रेव यानी कि कब्र में से जब निकाला गया, और सिमिट्री आ लार्ज बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान। डेविल राक्षस, तो जब उनको उनके रेस्टिंग प्लेस यानी कि उनकी कब्र से निकाला गया किंग टूट को सिटी स्कैन करने के लिए, तो कह रहे हैं वहाँ पे घुमावदार हवा चल रही थी, रेत ही रेत उड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें राक्षस आ गया है, वहाँ पर कोई राक्षस आ गया है जिससे ऐसी हवा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने उनकी कब्र को छेड़ा था। डार्क बील्ड क्लाउड एंड scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade gray. Dark build की मीनिंग है डार्क इन कलर, scudded across की मीनिंग है मूव्ड क्विकली, तेज तेज चलना, वेलिंग कवरिंग यानी कि ढक दिया, कास्केड ग्रू हीरे जवाहरात से भरा हुआ बॉक्स। तो वो ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ राइटर हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ का जो स्काई है वो बिल्कुल डार्क हो गया था और क्लाउड एक कास्केट की तरह लग रहे थे। एक बास्केट से कंपेयर किया उन्होंने और कह रहे हैं कि वो एक बास्केट की तरह वहाँ के क्लाउड लग रहे थे जिसमें स्टार्स भरे, और स्टार्स की कंपैरिजन उन्होंने की है ज्वेल से, यानी कि ज्वेलरी से, हीरे मोती जिसमें भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नीचे तो रेत थी क्योंकि रेतीली जगह थी मिस्र, और ऊपर जो है आसमान एक बास्केट की तरह है लग रहा था जिसमें बहुत से तारे, स्टार्स जो थे वो हीरे मोती दिखाई दे रहे थे। तो आगे वो कहते हैं इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब 2005 के शाम 6 बज चुके हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. ममी की मीनिंग होती है आप प्रिजर्व डेड बॉडी। मसाले लगाकर, बैंडेज बांधकर सुरक्षित रखा गया शव को ममी कहते हैं। ग्लाइडेड मूव्ड कंटिन्यूस मोशन, सरकना। प्रॉब की मीनिंग होती है फाइंड आउट यानी कि जांच करना। लिंगरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या स्टिल कंटिन्यूइंग, अब भी जारी होती है कोई चीज़, उसे हम कहते हैं लिंगरिंग। राइटर कहते हैं 3,300 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जब यंग रूलर को, यंग क्यों कहा गया है क्योंकि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, यंग रूलर को एक सिटी स्कैनर मशीन में डाला जा रहा है जो कि ग्लाइडेड करते हुए अंदर जा रही है, और उनकी मिस्ट्री अभी तक भी लिंगरिंग है, यानी कि अब भी उनकी जारी है, उनकी मिस्ट्री, रहस्य उनका मृत्यु का अभी भी जारी है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. तो पूरे आफ्टरनून लाइन लगी रही टूरिस्ट की, कि टूरिस्ट कौन है, जो उनकी बॉडी का जब सिटी स्कैनर के लिए उनको ले जाया जा रहा था तो उनको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से कह रहे हैं लोग आए थे। और डिसेंडेड यानी कि नीचे उतरे। कहाँ नीचे उतरे? क्रैम्प्ड में। क्रैम्प्ड किसे कहते हैं? असुविधाजनक रूप से छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जहाँ उनकी मम्मी को सुरक्षित रखा हुआ था, तो और वो रॉक कट टूम था। रॉक कट टूम किसे कहते हैं? ऐसा मकबरा जो रॉक को काट के बनाया हुआ हो। तो रॉक को काट के 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे 26 फीट तक उसको बनाया गया था, उस रूम को, छोटे से रूम को। तो वहाँ ये सब लोग टूरिस्ट आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? पे देयर रिस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, किंग टूट को रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी मम्मी को देखने के लिए सभी टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Toot's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Burial chamber की मीनिंग है room having the grave, कब्र वाला कक्ष, जहाँ पे कब्र बनाई जाती है, तो उस रूम को बरियल चैम्बर कहा गया है। पीयर्ड लुक्ड क्लोजली, ध्यान से देखना। नेक्स्ट गिल्डेड
कवर्ड विद गोल्ड यानी कि सोने से पूरा ढका हुआ था। स्ट्रीकिंग प्रोमिनेंट यानी कि दिलचस्प लग रहा था। गेज्ड टू लुक इन सरप्राइज घूर के देख रहे थे। म्यूरल्स पेंटिंग ऑन द वॉल जो वॉल पे पेंटिंग लगी हुई थी। राइटर कह रहे हैं कि ये जो दे किसके लिए आया है, जो टूरिस्ट वहाँ आए थे, वे लोग जो टूरिस्ट आए थे वे उनको घूर के देख रहे थे। मुरल्स मतलब जो पेंटिंग दीवार पे लगी हुई थी उनको वो ध्यान से देख रहे थे, और बरियल चैम्बर को भी ध्यान से देख रहे थे, जहाँ पर गिल्डेड फेस जो कफिन के ऊपर, जो किंग टूट की कफिन लिड के ऊपर, उसके कफिन किसे कहते हैं, जिसमें डेड बॉडी को लिटाया हुआ था, उनकी डेड बॉडी को कफिन में लिटाया हुआ था, तो उस कफिन के लिड के ढक्कन के ऊपर एक गोल्ड से फेस बना हुआ था। उसके फेस को वो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वहाँ पे लगी दीवार की पेंटिंग्स को भी जो टूरिस्ट हैं बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वो जो फेस बना हुआ था गोल्ड का वो उनको बहुत ही दिलचस्प लग रहा था। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स जो उसमें से थे वो गाइड बुक जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी किंग टूट की उसको पढ़ रहे थे और फुसफुसा रहे थे आपस में। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स untimely death in his late teen, or wondering with a shiver if Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. कुछ विजिटर शांति से खड़े थे और कुछ ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जो किंग टूट की मम्मी के ऊपर ऐसा माना जाता है कि लिखा हुआ था कि जो इनकी मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, उनको कर्स लगेगा। तो कुछ विजिटर्स आपस में बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हम लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कि हमें कोई कर्स लगेगा, कोई अभिशाप लगेगा। तो ऐसा ही सब वो बातें कर रहे थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. तो जिन्होंने 1920 जाही हवस एक नाम बताया जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के हैं, उन्होंने पहली बार 1920 में उनकी बॉडी को छेड़ा था, हाथ लगाया था कुछ देखने के लिए, सर्च करने के लिए। तो उसकी वजह से उनकी जो मम्मी है वो वेरी बैड कंडीशन में हो गई थी, मतलब उनकी बॉडी की थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथस्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। आगे कहते हैं कार्टर हावर्ड कार्टर ही थे जिन्होंने 1922 में टूट के मकबरे को सर्च किया था, और ये सर्च क्या था, फ्यूटाइल यानी कि वो वेस्टिंग रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी से छेड़छाड़ करी थी, तो इसकी वजह से उनकी मम्मी खराब हो गई थी। इट्स कंटेंट्स दो हास्टली रैंक इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। कंटेंट्स की मीनिंग है थिंग्स, जो भी टूट की बॉडी के साथ जो भी प्रीशियस सामान रखा हुआ था, बहुमूल्य चीज़ें रखी हुई थी, वो जाही हवस कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कंप्लीट था, सामान कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी बॉडी के साथ जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो फारोज लीजेंड यानी कि फ़ारो की जो स्टोरी चल रही है उसका बहुत ही प्रमुख पार्ट है, और ये बहुत ही रॉयल कलेक्शन है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, एंटीक चीज़ें हैं। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. वो कह रहे हैं ये सब जो भी चीज़ें थी वो जब इनकी डिस्कवरी करी गई थी 1922 में, तो जो भी डिस्कवरी की गई थी तो वो जो चीज़ें बहुमूल्य की चर्चा चल रही थी वो स्टिल आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव है और लोग उनको ध्यान से देख रहे हैं। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद द एवरीडे थिंग्स ही डिडंट वांट इन द आफ्टर लाइफ, board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine.
वो कह रहे हैं उनके सामान के साथ गोल्ड तो रखा ही गया था, और उसके साथ साथ टूट की बॉडी के जब बरी किया गया था, उनको दफनाया गया था, तो उनके आफ्टर लाइफ का सामान भी रखा गया था। उनके विश्वास था ना इजिप्शियन लोगों का कि मृत्यु के बाद भी जो उनकी आत्मा रहेगी वो किसी और सोल में चली जाएगी, लेकिन जो उनका जो शरीर रहेगा, उनके यूज़ की चीज़ें उन्होंने उनके बॉडी के साथ रखी थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स जिसे हम चेस कह सकते हैं, ब्रॉन्ज रेजर रखा था, लीलन के कुछ गारमेंट्स रखे थे, और फूड को खाना खाने के लिए कुछ केसेस बर्तन वगैरह रखे थे, एंड वाइन भी साथ में उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फ्यूनरी ट्रेजर्स caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. Funerary treasures की मीनिंग है द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग बरीड। जब किंग को दफनाया गया था तो उसके साथ बहुत सारा सामान रखा गया था, तो इसके बहुत महीने तक इन्होंने रिकॉर्ड किया, इस सामान को बहुत ध्यान से देखा और इस पे रिसर्च किया, रिकॉर्ड भी किया। इसके साथ ही उनका ध्यान किस पे गया, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। 3 नेस्टेड कॉफिन का मतलब जो टूट की बॉडी थी उनको एक कॉफिन में रखा गया था जो 3 लेयर्स पे थे। सबसे छोटे में उनकी बॉडी को लिटाया गया और उसके ऊपर फिर एक कॉफिन रखा गया, उसके बाद फिर एक बड़ा कॉफिन जिसके ऊपर उन्होंने उसका फेस भी बनाया हुआ था। तो ये तीनों कॉफिन जो थे वो सब गोल्ड के थे। तो इस कॉफिन्स पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और बड़े ध्यान से उसका रिकॉर्ड किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्रॉड adorned with the garlands of the willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, cornflowers, and the faded evidence of a burial in March or April. अब वो कह रही है कि उन्होंने जब पहला कफिन खोला तो उसमें पहले कफिन में उनको क्या मिला, एक श्रॉड, यानी कि जो डेड बॉडी के ऊपर डाला गया कपड़ा होता है, कफन होता है, कफन कहते हैं जिसे, तो उसके ऊपर उनको एक गार्लैंड मिली, विलो गार्लैंड मिले। क्या मिला, विलो मीन्स जो डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाते हैं ना, फूल की माला गोल सी बनी होती है, आराम से डेड बॉडी के जहाँ पर श्रद्धांजलि भी कहते हैं, जिसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस माला से गोल सी बनी होती है, तो वो एक माला उनको मिली जो कि जिस ऑलिव लीव्स से बनी हुई थी, वाइल्ड सिलेरी कुछ फूल पत्ती लगी हुई थी, लोटस पीटल भी लगे हुए थे, कॉर्नफ्लावर्स लगे हुए थे, एंड द फेडेड, और इससे ये धुंधलापन ये सामने आता है, फेडेड मतलब धुंधलापन, कि इससे ये पता चलता है कि ये मार्च और अप्रैल में बरी किया गया हुआ है। क्यों, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ये सारा सामान, ये सारे फ्लावर्स और लीव्स देखने को मिलते हैं। When he finally reached the mummy, अब जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचे, दो ही ran into the trouble, अब वो बहुत परेशानी में आ गए। The ritual resins had hardened, amounting to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. अब वो ये कह रहे हैं कि जो रिचुअल, यानी कि जब उनको दफनाया गया था तो रेजेंस जब उनकी ममीफिकेशन किया गया था, तो रेजेंस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जिससे कि शव खराब ना हो, तो ममीफिकेशन के समय उन्होंने जो ये सब्सटेंस लगाया था तो वो बहुत ही हार्ड हो गया था, और बहुत ही जोर लगाने के बावजूद भी वह हिलाया नहीं जा रहा था, मतलब उनकी बॉडी बाहर नहीं निकल रही थी, और वो गोल्ड कफिन से पूरी तरह चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, और जितना भी जोर वो लगा रहे थे उनसे उनकी बॉडी नहीं मूव कर रही थी। कार्टर रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब उन्होंने जो भी वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अब रिपोर्ट में उन्होंने लिखा अब हम इस पर क्या करें। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेंज। अब कार्टर ने यह कोशिश की, क्योंकि मिस्र में बहुत ही गर्मी होती है, तो उन्होंने सोचा ये जो सन है वो इसको हामर की तरह काम करेगा और इसको इसकी रेंज को लूज़ कर देगा। ये जो चिपचिपा पदार्थ जिससे बॉडी चिपक गई थी कफिन के साथ, तो वो कह रहे हैं सन में रखने से, सन की रोशनी में रखने से, रेज से इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी लूज पड़ जाएगी। For several hours, he sat mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उन्होंने कुछ घंटों के लिए टूट की मम्मी को सन की रेज में, जो रेज गिरती थी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख दिया। नथिंग बज्ड, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled
away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. साइंटिफिक डिटैचमेंट की मीनिंग होती है वैज्ञानिक रूप से अफसोस के साथ. लिम्स का मतलब होता है लेग और आर्म ऑफ ए पर्सन, और ट्रंक चेस्ट यानी कि गर्दन से पैर तक का जो हिस्सा होता है. कार्टर बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि उनके लिम्स और ट्रंक को अलग कर दिया गया. कैसे अलग किया? क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ से उससे सन की इतनी गर्मी में रख के भी वो जब नहीं थोड़ा सा भी सॉफ्ट हुआ तो उन्होंने चीजल्ड किसे कहते हैं? छेनी को, जिसको लकड़ी को कुरेद के निकाला जाता है, तो उसकी सहायता से उन्होंने उसके लिम्स और ट्रंक को अलग किया. इन हिज डिफेंस, अब अपने बचाव में, डिफेंस मतलब बचाव में, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अब कार्टर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था. वो क्या कहते हैं? इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब वो क्या अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट को उन्होंने रिपोर्ट दी उसमें बचाव में ये कह रहे हैं कि अगर मैं छेनी से इसको नहीं काटता, क्योंकि उन्होंने पूछा होगा ना कि आपने उसकी मम्मी को ख़राब क्यों किया, छेनी से क्यों काटा, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं छेनी से उसके पार्ट्स को अलग नहीं करता तो कोई भी चोर आता तो उनके वो पार्ट्स को, बॉडी पार्ट को अलग करता और उनके गोल्ड को चुरा के ले जाता, कफिन को भी चुरा के ले जाता, और उसकी बॉडी की कोई केयर नहीं करता. किंग की बॉडी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, इसलिए मैंने ऐसा किया. इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. fabulously की मीनिंग होती है extremely यानी कि अत्यधिक. तो टूट के समय के लोग, सभी लोग कैसे थे? वेल्दी थे, बहुत ही रिचेस थे, अमीर थे. तो वो ऐसे हॉप्ड मतलब ऐसी आशा करते थे, सोचते थे कि वो अपने मरने के बाद भी ये सारा सामान अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट was lavished with glittering goods, precious collar, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, stretches for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and marks, all of pure gold. तो वो कह रहे हैं कि टूट की बॉडी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सारा सामान उन्होंने रखा. तो क्या लेविस्ड की मीनिंग होती है गिवन, यानी कि उनकी बॉडी के साथ दे दिया गया. कॉलर से पार्ट ऑफ द नेक, शर्ट और कोट के जो पार्ट को कवर करने का होता है, वो सब सामान जो गोल्ड का बना हुआ था वो उन्होंने उसके साथ रखा. इनलेड आ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन ए सरफेस पे बहुत ही सजावटी एक पैटर्न सा बना के गोल्ड का उन्होंने रखा. एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज भी उनको दिया, वो भी गोल्ड का था. स्ट्रेथेस यानी कि खोल, फिंगर्स और टोज को ढकने के लिए, उनको यानी कि सुरक्षित रखने के लिए जो उन्होंने कवर दिया वो भी गोल्ड का था. सेरिमोनियल एप्रन, आप ये कवच पहनते हैं ना जो योद्धा लोग, जो कि इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, तो वो कवच भी उन्होंने, एप्रन भी उसको दिया, तो वो भी गोल्ड का था. और ये आइकॉनिक इनर कॉफिन में के साथ एक मास्क दिया गया जो योद्धा लोग पहनते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो भी सब गोल्ड का था. ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी सामान प्योर गोल्ड का था जो उन्होंने उसके साथ बरीड किया था जब उसकी बॉडी को, टूट की बॉडी को दफनाया गया था.